चलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। और जैसा कि आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे, बायोलॉजी का ये फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस और न्यूट्रिशन। ठीक है, उससे पहले मैं आज का थॉट बता देता हूँ। आज का विचार है टुडेस थॉट्स, ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल इन दिस वर्ल्ड। कि दुनिया में जितने भी चीज़ हैं सभी क्या है, सुंदर और चमकीला है। और कोई भी चीज़ तुच्छ नहीं समझना चाहिए हमें। हर चीज़ का एक अलग वैल्यूशन है इस प्रकृति में, इस इन्वायरमेंट में। चाहे वह छोटा से छोटा चीज़ क्यों ना हो और बड़ा से बड़ा क्यों नहीं हो, तो हर वह चीज़ चमकीला और सुंदर होता है। और प्रकृति में सारे जो जीव हैं एक दूसरे को डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अकेले कोई लाइफ सरवाइव नहीं कर पाएगा। और हर आदमी को, हर व्यक्ति को, हर ऑर्गेनिज्म को इस एनवायरनमेंट में, इस नेचर में एक दूसरे पे क्या रहना पड़ता है, डिपेंड्स रहना पड़ता है। तो आज का विचार आपका यही है कि हर चीज सुंदर और चमकीला है, उसको सुंदर और चमकीला के दृष्टिकोण से उसको देखना चाहिए, तुच्छ नहीं समझना चाहिए हमेशा। तभी आपके अंदर एक पॉजिटिव तो क्या होता है, पॉजिटिव एक तरह का कह सकते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग्स, एक तरह का सकारात्मक ऊर्जा, वो सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर क्या होगी, प्रवेश करेगी। ठीक है, तो आज का जो है टॉपिक्स है आपका। उसके बाद आता है लाइफ प्रोसेस एंड जो है न्यूट्रिशन। लाइफ प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लाइफ प्रोसेस है क्या कि हमारे अंदर, ठीक है, कि जीव जाति, मतलब लाइफ प्रोसेस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्या होता है, जीव जातियों का अनुरक्षण होता है, उसका मेंटेनेंस होता है। मेंटेनेंस कहने का मतलब है कि लाइफ प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, भोजन लेते हैं हम लोग, ठीक है, टेकिंग फूड लेते हैं। फूड लेने का क्या कारण है कि हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी, उससे क्या होता है हमारी बॉडी में एनर्जी बिल्ड होता है। वो एनर्जी बिल्ड होने के कारण क्या होता है, हम लोग किसी भी वर्क को कर पाते हैं। चाहे जो भी जीव है, प्रकृति में उपस्थित जितने भी जीव हैं, सारे जीवों को पोषण की आवश्यकता होती है, लाइफ प्रोसेस की आवश्यकता होती है। लाइफ प्रोसेस मतलब जीव जाति का अनुरक्षण कहने का मतलब है उस जीव जातियों का क्या होता है, पोषण होता है। वो इस संसार में क्या रहता है, वो टिका हुआ रहता है, अपने आप को जो जीवित रखता है इस प्रकृति में। चाहे मनुष्य ले लो, चाहे वह जंतुएं ले लो, चाहे पेड़ पौधे ले लेंगे, चाहे इंसेक्ट्स ले लेंगे, मछली ले लेंगे, मेढक ले लेंगे, चाहे जो भी जीव है, सारे जीवों की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसका मेंटेनेंस होता है। ठीक है, उसका अनुरक्षण होता है। ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंडेंस होता है। जैसे एक उदाहरण लेके चलते हैं, मछली का उदाहरण। मछली को हम लोग पालते हैं ना, पोखर में पालते हैं हम लोग, जलाशय बना के पालते हैं। तो मछली को पालने का क्या कारण है, मछली को हमसे फायदा है क्या कि मछली को हम आश्रय देते हैं, क्या उसको जमीन खोद के पानी कलेक्ट करके मछली को हम आश्रय देते हैं, उसको दाना देते हैं, भोजन देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि हमको मछली से क्या फायदा, हमको मछली से फायदा है, उसको हम लोग खाने के दृष्टिकोण से यूज करते हैं या फिर व्यापारिक दृष्टिकोण से यूज करते हैं। फिर उसको हम लोग व्यवसाय करते हैं, क्या रुपये पैसे कमाने के दृष्टिकोण से उसको बेचते हैं हम लोग। एक हुआ खाने के दृष्टिकोण से, ऑलरेडी मछली में प्रोटीन पोषक तत्व होता है, तो उसके दृष्टिकोण से भी हम लोग भोजन के रूप में उसको सप्लीमेंट बनाते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब है कि ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है हर जीव। चाहे वो प्लांट्स ले लिए, प्लांट्स जो है, बायोलॉजी दो किंगडम होता है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तो ये जो है प्लांट किंगडम में क्या हुआ, सिर्फ प्लांट्स आएगा। ठीक है, और एनिमल किंगडम में कौन आएगा, जितना भी जीव जंतु हो गया, मनुष्य आ गया, कीड़े मकोड़े हो गए, तो ये सब सारा एनिमल किंगडम, हम लोग भी एनिमल किंगडम के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स को जब हम लोग इनिशियली, आप जो है उसको ध्यान करिएगा, जब इस प्लांट्स को हम लोग क्या करते हैं, इनिशियली हम लोग लगाते हैं। तो इनिशियली हम लोग प्लांट्स को जैसे ही लगाते हैं तो वो क्या होता है कि उसमें बहुत सारा चीज़ करते हैं हम लोग। मिट्टी को पहले भुरभुरा बनाते हैं, मिट्टी में फर्टाइल बनाते हैं पहले, है ना। मिट्टी को भुरभुरा बना के छोटा छोटा पौधा, बीज को हम लोग क्या करते हैं, उसको मिट्टी में, सॉइल में उसको लगाते हैं, नीचे डालते हैं, उसमें खाद, धीरे धीरे वो अंकुरन होता है। उसमें क्या डालते हैं, खाद डालते हैं, उसका पोषक तत्व बनाने के लिए। उसके क्या डालते हैं, पानी डालते हैं। तो खाद पानी दे करके उसको, मिट्टी को क्या बोलते हैं, ह्यूमस युक्त करते हैं। ह्यूमस युक्त होने के बाद वो फिर क्या हो जाता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। बड़ा होता है, उसको प्रकाश की आवश्यकता होती है, लाइट की आवश्यकता होती है। क्या हम लोग क्या रूम में बंद करके पौधा लगाएंगे होगा, इसके लिए क्या करते हैं, खुली जगह पे देते हैं। दो प्लांट्स के बीच उतना गैपिंग दिया जाता है ताकि उसको हवा मिलते रहे, रोशनी मिलते रहे, और उसको खाद पानी देते रहे। तो जब वो पौधा बड़ा हो जाता है, फर्टाइल कर देते हैं इसको, जब बड़ा प्लांट्स हो जाता है, धीरे धीरे अंकुरन होते हुए प्लांट्स बनता है। प्लांट से फिर वो ट्रीज बनता है, जिसको हम लोग पेड़ कहते हैं, वनस्पति बनता है बहुत सारा। जब वो पेड़ का रूप धारण कर लेता है पौधा, तो वह क्या होता है, हमको फिर से, पहले हम इनिशियली उसको हम लोग प्रदान कर रहे हैं हर चीज़, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व।
वो किस पर डिपेंड रहता है इनिशियल में? वो हम पर डिपेंड रहता है, लेकिन हम उसको फिर से लगा देते हैं तो वो हम क्या करता है, हमको फायदा देने लगता है। ठीक है, फिर से हमको क्या करता है, वो हमको वातावरण को, एक इन्वायरमेंट्स को, एक जो शुद्ध जीवन प्रदानी ऑक्सीजन गैस जिसको बोलते हैं, वो ऑक्सीजन गैस को वो छोड़ता है। और जो विषैला गैस है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो वायुमंडल में है उसको क्या कर लेता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, मतलब प्रोसेस फोटोसिंथेसिस भोजन बनाने के दौरान। और कौन सी गैस को रिलीज करता है, ऑक्सीजन गैस को। तो ऑक्सीजन गैस जो रिलीज करता है, तो वो ऑक्सीजन गैस जो है वो वायुमंडल में विलीन हो जाता है, चला जाता है। फिर वायुमंडल से हम लोग क्या करते हैं, रिस्पायरेशन प्रोसेस के तहत हम लोग क्या करते हैं, श्वसन प्रक्रिया के तहत हम लोग ऑक्सीजन गैस को लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है जितने भी जीव हैं, मनुष्य ही नहीं, मनुष्य के अलावा जितने भी एनिमल्स है, कीड़े मकोड़े हैं, सारे जीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। अभी आप लोग जान रहे, कोरोना काल चल रहा, अदृश्य शक्ति से पूरा दुनिया झेल रहा, भारत देश भी झेल रहा, तो उसमें ऑक्सीजन देखे होंगे, अभी ऑक्सीजन का लेवल क्या हो रहा, कम हो रहा। एक्चुअली हमारे बॉडी में कितना % ऑक्सीजन होना चाहिए, ऑक्सीजन कितना % से ज्यादा होना चाहिए हमारे बॉडी में, 95 से ज्यादा होना चाहिए। 95 से जैसे ही कम हो रहा, इसका मतलब समझिए हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कम हो रहा, इसका मतलब ऑक्सीजन कंप्लीट नहीं मिल रहा। ठीक है, इसलिए अधिक से अधिक हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, प्लांटेशन करना चाहिए, पेड़ पौधे वृक्षारोपण ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। आप लोग ठान लीजिए, हर वो मतलब क्रियाकलाप, जैसे हर वो एक स्पेशल डे जो होता है, उस स्पेशल डे में एक प्लांट लगाइए। ठीक है, जैसे आपका जन्मदिन होता है, ठीक है, साल में एक ही जन्मदिन होता है, बर्थडे मनाते हैं आप लोग। ठीक है, बर्थडे में बहुत सारा खर्च करते हैं आप लोग, केक काटते हैं, ठीक है, खाने के साथ साथ पूरा शरीर में भी लगा देते हैं खाने के अलावा। तो आप बर्थडे में बहुत सारा फुलझड़ी लगाते हैं, बैलून लगाते हैं, तो एक्स्ट्रा फिजूल खर्च भी करते हैं। ठीक है, पार्टी में ऑर्गेनाइज करते हैं, दोस्त फ्रेंडशिप को घर पे बुलाते हैं, तो उससे अच्छा क्या है कि उतना खर्च करते हैं। एक प्लांट छोटा सा खरीदने में कितना खर्च होता होगा, ठीक है, बहुत कम, 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया। तो कम से कम वो एक प्लांट लगाइए अपने पीछे में या आगे में, जहाँ भी कहीं जगह है। यदि आपके घर में जगह नहीं है तो आप स्कूल में जाकर लगा दीजिए, क्या आप अपने हॉस्टल में लगा सकते हैं, अपने कोचिंग कैंपस में लगा सकते हैं, आप कहीं भी दूसरे के यहाँ भी लगा सकते हैं। आप दूसरे बोलिएगा उसके यहाँ लगाएंगे तो उसको फायदा होगा, हमको क्या होगा भाई, कहीं भी लगाइएगा तो ऑक्सीजन जा करके आपके घर तक पहुंचेगा, ऑक्सीजन की कमी अवांटेड होने नहीं देगा, तो ऑक्सीजन का वो पूर्ति होते रहेगा। ये चीज़ है, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। स्पेशल 1 जनवरी है, नया साल, उस दिन लगाइए। उसके बाद जो है 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त के दिन लगा सकते हैं, 26 जनवरी के दिन लगा सकते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी है, स्वामी विवेकानंद, उस दिन लगाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस होता है 5 जून को, 5 जून को लगा सकते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस होता है, पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को, जो कि आने वाला है। कुछ विशेष सरकार भी करने जा रही है, तो हमें भी सरकार को साथ देना है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो आप पॉपुलेशन डे में भी लगा सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि डिपेंड रहना कि हम एक पुस्तक बुक्स पढ़े हुए हैं पूरा उसका, कि ठीक है, तो बहुत बड़े फाउंडर है एमवे कंपनी, क्वेस्ट कंपनी के, क्वेस्ट और एमवे का, तो एक बुक्स वो इंग्लिश मीडियम में ही लिखे हैं, इतनी मोटी बुक है, ग्रीन इंडिया, हेल्दी इंडिया एंड वेल्दी इंडिया। तो हमारा इंडिया कैसे ग्रीन होगा, हमारा इंडिया कैसे हेल्दी होगा और धनी होगा, हमारा इंडिया कैसे स्वस्थ होगा, हेल्दी होगा। ग्रीन इंडिया हरा भरा हमारा भारत हो, हेल्दी इंडिया मतलब हमारा भारत देश क्या स्वस्थ हो, कोई बीमार नहीं रहे, और वेल्दी इंडिया मतलब हमारा भारत क्या धनी रहे, मतलब सब आदमी के पास रुपया पैसा हो, खाने की किल्लत नहीं हो, आत्मनिर्भर भारत हो। मतलब इसलिए वो बुक्स लिखे हैं, बहुत अच्छा बुक्स हमको लगा। और उन्होंने लिखा है कि ऑल थिंग्स, वो लिखे हैं क्या, वो उसका बार बार उसका जो है कोटेशंस आता है। ठीक है, कि थिंक नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, बट व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। मतलब कि आप यह मत सोचिए कि देश आपके लिए क्या कर रहा, आप यह सोचिए, ठीक है, हम देश के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ देश के लिए, ठीक है, देश हमारे लिए करेगा, हम करेंगे, तब ऐसा नहीं। आपको जरूरत है एक आदमी को बदलने का, थोड़ा सा काम करने का, थोड़ा सा आप चेंजिंग करिए। आपको देख करके क्या होगा, दूसरा आदमी जो होगा, दूसरा आपका जो फ्रेंड होगा, दूसरे आपके जो करीबी पड़ोसी होंगे, वो देख के आपसे सीखेंगे कि नहीं प्लांटेशन किया है, हमें भी लगाना चाहिए। ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं, साफ सफाई, घर के पीछे में कूड़ा करकट है तो उसको आप साफ कर रहे हैं, तो उसको देख कर क्या होगा कि बगल वाले पड़ोसी भी आपसे सीखेंगे, नहीं अच्छा काम कर रहा है, गंदगी नहीं हो रहा, मच्छर नहीं हो रहा, मतलब पॉल्यूशन नहीं हो रहा, ये पेड़ पौधे लगा रहा, ठीक, तो वो देख करके आपसे सीखेगा। तो ये हमेशा एक्सपेक्टेशन रहना चाहिए आपसे। ठीक है, हम भी इसी एक्सपेक्टेशन के साथ आप लोग के पास शेयर करते हैं।
तो वो भी आप भी हमारे साथ कोऑपरेट करिए। तो आपको देख करके क्या होगा, बहुत सारे लोग जो हैं उस जो है आपसे ज़्यादा अवेयरनेस होगा समाज में, उससे आपसे सीखेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि एक नया जागरूकता होगा, एक चेतना होगा समाज में, और सोशल आपका जो है, जो आपका जो समाज है, ठीक है, वो समाज जो है क्या, सोसाइटी जो है आपका क्या होगा, एक अच्छा सोसाइटी में कॉन्टेंस होगा, और आपका भी जो है एक अच्छा मार्केबल आप व्यक्तित्व बनेंगे, ठीक है। आपका जो व्यक्तित्व है, आपका छवि जो है एक बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो उसके बारे में आपको ध्यान देना है। लाइफ प्रोसेस यही चीज है, जैव प्रक्रिया, ठीक है। लाइफ प्रोसेस में हम लोग हर चीज वो मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है। लाइफ प्रोसेस के तहत ऐसा नहीं सिर्फ खाना पीना दे दिए बस उसका हो गया लाइफ प्रोसेस, ये लाइफ प्रोसेस नहीं कहलागा, ठीक है। उसका साफ सफाई भी जरूरी है। गौशाला हम पाल लिए, गाय रख लिए 10 ठो, बस हो गया, दूध दो लिए और गोबर निकल गया उसका, उसको ऐसे छोड़ दिए क्या, तो कचरा होगा, गंदगी होगा, वो बीमारी होगा, एंथ्रेक्स बीमारी फैलेगा उससे पशु में, फिर क्या होगा, दूध का प्राप्ति होगा आपको, नहीं होगा। तो उसके लिए साफ सफाई भी जरूरी है। गोबर का एक जगह कलेक्ट कर दिए, बहुत सारे लोग क्या आते हैं गोबर को एक जगह उठा के फेंक देते हैं, रोड साइड में फेंक देते हैं, उसका कोई यूज नहीं करते हैं। मैं बहुत बार देखता हूँ, रोड साइड गुजरता हूँ, तो उसको क्या करना चाहिए, गोबर को क्या करना चाहिए, जितना भी मल मूत्र है पशुओं का, उसको क्या करना चाहिए, गड्ढा जो है मिट्टी को निकाल करके, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, सारे को गोबर को मल मूत्र को उसी गड्ढा में डालना चाहिए, सारे मल मूत्र गोबर को गड्ढा में डाल देना कलेक्ट करके, और उसको जब भर जाएगा, फुल हो जाएगा, उसको क्या कर देना, ऊपर से मिट्टी से, पत्ता से, पेड़ पौधे का जो है उसको ढक देना, पूरा जो है उसको कंप्लीट कर देना, ढक देना, और करीब लगभग 1 महीना तक छोड़ देने का, मतलब 25 से 30 दिन उसको छोड़ देंगे। तो वो क्या होता है कि जितना भी है ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगा ऊपर से, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और उस पदार्थ का जो गोबर का शनि शनि अपघटन होगा, मतलब डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन किसके कारण होगा, बहुत सारे बैक्टीरिया जन्म लेते हैं, बहुत सारे जीवाणु प्रोटोजोआ जन्म लेते हैं, तो उन सारे इंसेक्ट से, उन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उपस्थिति में, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे उसका डिकम्पोज होगा, धीरे धीरे अपघटन होगा, और जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। और वो उसके बाद जब निकालेंगे उसको कोर के, तो भुरभुरा होगा वो पूरा, ठीक है, वो गीला नहीं रहेगा, भुरभुरा रहेगा मिट्टी के जैसा, और उसमें पूरा पोषक तत्व उपस्थित हो जाएगा, पूरा पोषक तत्व हो जाएगा, पूरा न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा, पूरा न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा। उस न्यूट्रिएंट्स को हम लोग क्या करेंगे, फिर जो है बैलगाड़ी पे डाल के, देखते होंगे बहुत सारा गांव देहात में या ग्रामीण परिवेश में जहाँ रहता है, शहरी परिवेश में भी जहाँ पे खेती बाड़ी होता है, तो वहाँ आप लोग देखते होंगे, तो उसको बैलगाड़ी पे ढो गया, ट्रैक्टर का सुविधा है, अभी मॉडर्नाइजेशन हो गया, आधुनिकीकरण हो गया कृषि का, एग्रीकल्चर का, तो क्या ट्रैक्टर है का आविष्कार हो गया, ट्रैक्टर पर लाद करके या बोरा में कलेक्ट करके, जैसा जिसको जो है फैसिलिटी, जिसको जैसा सुविधा है, उस सुविधा के अनुसार उसको क्या करेंगे, खेतों में उसको छीट देंगे, और खेतों में छीट देने से क्या होगा, उसमें पोषक तत्व फिर से क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा, फिर से पोषक तत्व मेंटेन हो जाएगा। तो वो क्या होगा कि पौधे प्लांटेशन जो होगा, पौधे जो होगा उसका जो है क्या होगा, विकसित ज्यादा होगा, उसको जो न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, उसको पोषक तत्व मिलेगा, पौधे का इम्प्रूवमेंट्स क्या होगा, उसका विकास जल्दी होगा, ज्यादा होगा। तो वो जो है आपका जो है उस खेत में इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने खेतों में गेहूं का आप लोग लगाते हैं, आप लोग फसल धान का लगाते हैं, ठीक है। गेहूं कौन सा फसल है, गेहूं रबी फसल है, धान कैसा फसल है, खरीफ फसल है। इसमें क्वेश्चन पूछता है, बोर्ड मॉडल है, बहुत अच्छा, ठीक है। इसी तरह से वो उसमें डालेंगे तो उससे क्या होगा, फसलों का जो है विकास ज्यादा होगा, अब फसल का जो ग्रोथ ज्यादा होगा, तो किसान की आत्मनिर्भरता क्या होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और अगले साल जो है ज्यादा करेगा। आप जान रहे भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे 70% आबादी किस पर निर्भर करती है, कृषि पर निर्भर करती है। जब खेती करेंगे तभी हमारा जो है अच्छा से अच्छा अन्न उत्पादन होगा, ज्यादा से ज्यादा अन्न उत्पादन होगा, तो हमारी भी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। और यहाँ पे जितने भी बच्चे उपस्थित हैं, सारे बच्चे में मैक्सिमम बच्चे जो है वो ज़्यादातर वो गांव से बिलोंग्स करते ही होंगे, और उसके फादर जो है कल्टीवेशन है, ठीक है, तो कल्टीवेशन उनका प्रोफेशन है, आपके फादर का मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो वो क्या है कि आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता, इसलिए उसको आप जो इस तरह से आप जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जो ही फेंक देने से कोई काम नहीं, आप एक जगह कलेक्ट कर दिए क्या हो गया, ह्यूमस बन गया। और पौधा को पता है पौधा को कितना पोषक तत्व की जरूरत होती है, एक प्लांट्स को कितने पोषक तत्व की जरूरत होती है, एक प्लांट्स को 16 पोषक तत्व की जरूरत होती है। कि जो भी प्लांट्स है, ठीक है, प्लांट्स को जो है वृद्धि करने के लिए कितना पोषक तत्व की जरूरत होती है, 16 पोषक तत्व, ठीक है,
16 पोषक तत्व की जरूरत होती है। और 16 पोषक तत्व जो होता है ये कहाँ से मिलता है, एक प्लांट्स को 16 पोषक तत्व कहाँ से मिलता है बताइए। 16 पोषक तत्व कहाँ से मिलता है प्लांट्स को? 16 पोषक तत्व आपको प्लांट कहाँ से मिलता है? मिट्टी से मिलता है भाई। कहाँ से मिलता है? मिट्टी, सॉइल से मिलता है। और इस सॉइल से कितना मिलता है? 16 नहीं मिलता है, एक्यूरेट उसको कितना मिलता है? 14 पोषक तत्व मिलता है, 14 तत्व। 14 तत्व आपको मिट्टी से मिलता है। किससे मिलता है? मिट्टी से। बचा दो तत्व प्लस 14 प्लस 2 16 हुआ ना। दो तत्व जो होता है उसको कहाँ से मिलता है? वायुमंडल से मिलता है। कहाँ से मिलता है? वायुमंडल से मिलता है। वायुमंडल से मतलब एटमॉस्फेयर से, ठीक है। कौन कौन से पोषक तत्व मिलता है वायुमंडल से? कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन उसको वायुमंडल से मिलता है। और बचा जो यहाँ में 14 पोषक तत्व उसको मिट्टी से मिलता है। 14 पोषक तत्व में कौन सा आ गया? इसको दो तरह इसको डिवाइड किया गया 14 पोषक तत्व को। एक होता है बृहद पोषक तत्व, एक होता है सूक्ष्म पोषक तत्व, ठीक है। सूक्ष्म, इसको हम लोग बृहद पोषक तत्व को इंग्लिश में बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलेंगे? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। और इसको बोलते हैं माइक्रो, सूक्ष्म को बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। बृहद पोषक तत्व को हम लोग मैक्रो बोलते हैं। मैक्रो MACRO, यहाँ पे डिफरेंसेस देखिएगा, स्पेलिंग यहाँ देख लीजिए। और माइक्रो जो होता है MICRO, माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म, ठीक है। बृहद मतलब हुआ बड़ा। डिजाइनिंग कहने का मतलब है जो ज्यादा मात्रा में, कहने का शाब्दिक अर्थ ये बताना चाह रहे हैं हम कि बृहद पोषक तत्व उसको कहते हैं जो पौधे को ज्यादा मात्रा में चाहिए, ठीक है। और सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होगा? कम मात्रा में मिलेगा तो क्या होगा? चलेगा, मतलब चलेगा, पौधे का विकास धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये मस्ट है बृहद पोषक तत्व। इस तरह 14 पोषक तत्व को ये दोनों में डिवाइड किया गया। बृहद में कौन कौन सा आ गया? एग्जाम्पल बताइए, ठीक है। कौन कौन सा जो पोषक तत्व ज्यादा मात्रा में पौधे को चाहिए, ठीक है। जैसे चाहिए नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है। जैसे फास्फोरस चाहिए, पोटेशियम चाहिए, ठीक है, कैल्शियम चाहिए। ये सब पोषक तत्व जो है पौधे को ज्यादा मात्रा में चाहिए, ठीक है। और सूक्ष्म पोषक तत्व में आ गया क्या सब आ गया? कॉपर हो गया, ठीक है, तांबा जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मोलिब्डेनम हो गया, जस्ता हो गया, ठीक है। ये सब कुछ पोषक तत्व जो है कम मात्रा में मिलेगा पौधे को तो चलेगा, इसलिए सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। ये हुआ बृहद पोषक तत्व। इस तरह से दो भाग में डिवाइड किया गया है पोषक तत्व को। प्लांट को जो है नीड के हिसाब से कितना उसको नीड चाहिए, जरूरत चाहिए। और ये बृहद पोषक तत्व में जैसे आप लोग खाद, आप लोग नाम सुने होंगे खाद का, सुपर फास्फेट, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम रहता है उसमें, फास्फोरस, NPK खाद नाम सुने होंगे आप लोग, NPK खाद ही नाम है। तो इसका मतलब कौन कौन सा पोषक तत्व उसमें प्लेंटी ऑफ है, प्रचुरता होती है उसमें, उस खाद में। NPK नाम से स्पष्ट है। NPK कहने का मतलब N से नाइट्रोजन हो गया, और P से क्या हो गया? फास्फोरस हो गया, और K से क्या हो गया? पोटेशियम हो गया। इस तरह से जो है 3 पोषक तत्व जो है सबसे ज्यादा मात्रा में रहता है। ये पोषक तत्व उसको ज्यादा मात्रा में चाहिए उसको, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद चलते हैं, ये पौधे को इतना पोषक तत्व चाहिए। और कार्बन ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है पौधे को? वायुमंडल से। क्या चीज से लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे आप लोग जान रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस को लेते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑलरेडी वो लिए वायुमंडल से, एटमॉस्फेयर से। तो कार्बन भी मिल गया, उसके साथ साथ क्या मिल गया? उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी मिल गया। तो इस तरह से दोनों पोषक तत्व उसको ऑलरेडी मिल जाता है। तो इस तरह से प्लांटेशन करते हैं तो प्लांट को इतना पोषक तत्व चाहिए। आप कुछ पौधा देखे होंगे कि जो पानी में भी लग जाता है ना। कैसे लग जाता है पानी में? क्योंकि पानी मिट्टी में, बोले सर के मिट्टी में पौधा को 16 पोषक तत्व मिलता है, पानी में पौधा कैसे लग जाता है? पानी से भी पोषक तत्व उसको मिल गया, 14 पोषक तत्व, तो उसका विकास हो गया। क्या 14 मिल गया तो वह कंप्लीट विकास होगा, डेवलपमेंट जल्दी होगा, अच्छा से डेवलप होगा, ठीक है। और यदि जो है वो क्या होगा कि वो पोषक तत्व जो होता है उसको जो है कम मिला, मतलब उसमें भी 16-14 में कोई जरूरी नहीं 14 मिलेगा तभी विकास होगा। हो सकता है 8 मिला, 12 मिला। यदि ज्यादा मात्रा में उसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल गया तो पौधे का विकास अच्छा से हो गया, पूरा मिल गया तो जल्दी होगा और अच्छा से ग्रोथ होगा, पूरा हेल्दी पौधा होगा वो, ठीक है। ज्यादा समय तक वो टिकाऊ होगा इसमें पृथ्वी पर, जो है वो जल्दी जो है सूखेगा नहीं, जल्दी वह झुकेगा नहीं, पेड़ पौधे जल्दी पीले नहीं पड़ेंगे, वह ज्यादा समय तक टिकाऊ होगा, ड्यूरेबल होगा। तो उसके मतलब है कि पानी में भी पौधा लग जाता है। किसी बोतल में आप लगा करके उसको लग देते हैं तो बोतल में भी प्लांट लग जाता है। क्यों? कारण क्या है कि बोतल से, पानी से भी उसको जो क्या हो रहा है, उसको एनर्जी मिल रहा है, पोषक तत्व उसको मिल रहा है।
और साइंटिस्ट ऐसा अब अन्वेषण कर रहा, खोज कर रहा है कि हवा में वायु को डेंसिटी हाई करके जो हमारा परत है क्षोभ मंडल, समताप, उसके बाद कौन सा मंडल है जो वायुमंडल का जो एक परत है, लेयर है, तो कौन सा लेयर है वहां पे? तीसरा ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर, ओजोन गैस की प्रधानता होती है। इसमें ओजोन गैस कितनी प्रधानता होती है कि वहां पर ओजोन का जो है एक परत बन जाता है, जो कि ओजोन परत का क्या इंपॉर्टेंस है, वो क्या काम है हमारे लिए, बहुत ही बेनिफिशियरी है। जितने भी वायुमंडल से पराबैंगनी किरण है उसको क्या करती है, ऑब्जर्व कर लेती है और पराबैंगनी किरण को हमारे अर्थ सरफेस पे पहुंचने से रोकती है। ठीक है, जिसके कारण हमारा जो है क्या होता है, पृथ्वी पे जितने भी मनुष्य जान माल की क्षति होती है, मतलब पेड़ पौधे की पत्तियां नहीं झुलसती है। पराबैंगनी किरण बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। आपको पता होना चाहिए सूर्य से जो प्रकाश निकलती है उसमें 3 तरह के प्रकाश होते हैं। सबसे पहले प्रकाश होता है पराबैंगनी प्रकाश, ठीक है, और जो भी बहुत खतरनाक होता है। दूसरा प्रकाश होता है पराबैंगनी प्रकाश, इसी प्रकाश को जो है ओजोन परत क्या कर लेती है, ऑब्जॉर्व कर लेती है। उसके बाद आता है अवरक्त प्रकाश, इसको हम लोग इंफ्रारेड कहते हैं। इंफ्रारेड भी दिखाई नहीं पड़ता है, ये पराबैंगनी और इंफ्रारेड जो है दिखाई नहीं पड़ती है। अवरक्त प्रकाश अदृश्य होता है। अवरक्त प्रकाश जो होता है उसी के कारण जो होता है नदी नाला पोखर ये सब जो होता है वह गर्म ज्यादा हो जाता है। सूर्य की जो आभा पड़ती है पृथ्वी पर, वहाँ पे नदी नाला पोखर में जो पानी होता है वो गर्म हो जाता है, बालू गर्म हो जाता है रोड पे जब चलते हैं। वो सब किस प्रकाश के कारण गर्म होता है? इंफ्रारेड के कारण। अवरक्त प्रकाश दिखाई नहीं पड़ेगा तुमको। और तीसरा प्रकाश आता है हमारा अवरक्त प्रकाश, हमारे बॉडी से भी निकलता है। जब हम जो बहुत सारा वर्क करके आते हैं, मतलब खेल कूद करके या मैराथन दौड़ करके या बहुत सारे परिश्रम करते हैं, तो उसमें जो हमारा पसीना से लथपथ हो जाते हैं। मतलब उस समय हम जब ठंडा में आते हैं, पंखा चलाते हैं या ठंडी ठंडी हवा चलती है, हम जब बैठते हैं तो हमको कैसा महसूस होता है? रिलैक्स महसूस होता है। तो उस पीरियड में जब हमारा बॉडी गर्म से ठंडा होता है उस दौरान, ठीक है, उस पीरियड में हमारी बॉडी से जो है वो निकलता है रेडिएशन। तो बॉडी से जो रेडिएशन निकल रहा है, क्या निकल रहा है? वही अवरक्त प्रकाश निकल रहा है, इंफ्रारेड। वो इंफ्रारेड आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो 2 प्रकाश ऑलरेडी समझ गए। अब तीसरा प्रकाश कौन सा होता है? उसका नाम है दृश्य प्रकाश, जिसको हम लोग विजिबल लाइट कहते हैं, सूर्य से जो निकलती है। तो विजिबल लाइट को हम लोग देख सकते हैं। विजिबल में आप लोग को बताया भी है पहले, ठीक है। तो विजिबल प्रिज्म वाला भी कहानी बताए थे कि जब कोई श्वेत लाइट गुजरती है तो कितने रंगों में बांट देती है? 7 रंग। तो 7 रंग वही विजिबल प्रकाश में आ जाता है। विव की ओर वी से वायलेट हो गया, आई से इंडिगो हो गया, बी से ब्लू हो गया, ठीक है, जी से ग्रीन हो गया, वाई से क्या हो गया? येलो पीला हो गया, ओ से ऑरेंज नारंगी हो गया, आर से क्या हो गया? रेड हो गया, लाल हो गया। इस तरह से 7 कलर होते हैं और 7 कलर को जब मिक्स कर देंगे हम तो कौन सा कलर में डिवाइड हो जाएगा? व्हाइट कलर बन जाएगा। तो व्हाइट कलर में डिवाइड हो जाएगा। तो ये इस तरह से जो है श्वेत प्रकाश में जो है देखते होंगे, सूर्य के प्रकाश में श्वेत प्रकाश है ना, श्वेत रंग का प्रकाश होता है। सूर्य से जब आभा निकलती है तो उसमें कौन सा? दृश्य प्रकाश भी है। दृश्य प्रकाश में क्या हो गया? तुम्हारा 7 रंग है। आइए दोनों प्रकाश को हम लोग देखते ही नहीं, ठीक है। तो क्या है, साइंटिस्ट अभी प्रयास कर रहा है कि जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर में भी प्लांट लगाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे तो हम लोग जान रहे हैं मिट्टी में प्लांट्स लगता ही है, पानी में भी प्लांट जो है वो ग्रोथ कर सकता है, वायु में जो है वायु में भी वहाँ प्लांट लगेगा, ठीक है। तो उस तरह से जो है वो प्लांट को लगाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया उसका। तो वहाँ पे प्लांट लगाने का मकसद है कि जो पौधे होंगे उसकी पत्ती जो होगा, पराबैंगनी किरण जो होगी उस पराबैंगनी किरण को क्या कर लेगी? ऑब्जर्व कर लेगी। पराबैंगनी किरण को जब ऑब्जर्व कर लेगी तो क्या होगा? वो पराबैंगनी किरण यहाँ पे पहुँच पाएगी? नहीं। तो ऐसे भी हम लोग का जो है कितना परसेंट लाइट पहुँच पाता है? सूर्य का जो रेडिएशन है, सूर्य का जो है ऊर्जा है, उसका कितना परसेंट पहुँच पाता है? मात्र 47%। 47% ही पृथ्वी पर पहुँच पाता है। सौर ऊर्जा का जो ऊर्जा होती है, सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है न्यूक्लियर क्या कहते हैं, फ्यूजन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, और उसमें मात्र 47% ही हमारा पृथ्वी सतह पे पहुंच पाता है। 53% क्या होता है? 53% वो एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि सूर्य हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। 14.96 अप्रोक्स हम लोग कितना बोलते हैं? 15 करोड़ किलोमीटर। तो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे क्या होता है कि हमारा जो सन है, तो ये बीच में जो है हमारा जो गैपिंग है, जो गैप है, इसमें बहुत सारी चीज़ है ना, डस्ट पार्टिकल है, मतलब उसमें क्या हो कह सकते हैं कि धूलकण है, उसके बाद वाटर का अंश है, ठीक है, जल वाष्प है, ठीक है, वायु का डेंसिटी कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। इस तरह से सारे मतलब माध्यम से होके सूर्य की लाइट को यहाँ पे गुजरना पड़ता है पृथ्वी तक। तो ये 15 करोड़ किलोमीटर का दूरी क्रॉस करके यहाँ पे आती है। तो इसमें
सूर्य का जो ऊर्जा का जो होता है 53% क्या हो जाता है, 53% ये एब्जॉर्ब हो जाती है, और 53% एब्जॉर्ब हो जाने के कारण जो है 47% यहाँ पे पहुँचती है। अब चलते हैं क्या कि इसके बाद चलते हैं, ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, ठीक है। तो अब चलते हैं क्या, लाइफ प्रोसेस के बाद जो टॉपिक है आपका न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन होता है पोषण जिसको हम लोग बोलते हैं, और पोषण में हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, पोषक तत्व लेते हैं, ठीक है। तो पोषण क्या है, एक प्रकार का प्रक्रिया है, एक प्रकार का प्रोसेस है, ठीक है, एक प्रकार की प्रक्रिया है, एक प्रकार का प्रोसेस है। और जिस प्रोसेस के तहत हम लोग क्या करते हैं, या तो ऊर्जादायक खाद्य पदार्थ को हम लोग लेते हैं, या हम लोग शरीर निर्माता पदार्थ को लेते हैं। ऊर्जादायक खाद्य पदार्थ मतलब क्या हुआ, एनर्जी बिल्डिंग, ठीक है। दो तरह का सब्सटेंस लेते हैं हम लोग पोषण न्यूट्रिशन के अंतर्गत, ठीक है। सबसे पहला क्या लेते हैं, बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस इसको बोला जाता है। और दूसरा होता है एनर्जी बिल्डिंग, एनर्जी बिल्डिंग, एनर्जी बिल्डिंग सब्सटेंस। दो तरह का पदार्थ हम लोग लेते हैं, तो बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस और एनर्जी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं शरीर निर्माता पदार्थ, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं शरीर निर्माता पदार्थ, ठीक है। और दूसरा पदार्थ हम लोग इसको बोलते हैं ऊर्जादायक पदार्थ, ठीक है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसको समझिए, ऊर्जादायक पदार्थ, ठीक है। तो बॉडी बिल्डिंग और एनर्जी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग कहा जाता है कि इसलिए इसका नाम दिया गया है बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि हमारे बॉडी में बॉडी को ग्रोथ करता है। बॉडी हमारे कैसे ग्रोथ करता है, ऑलरेडी जब हम जो है माँ के पेट से निकले थे कितना छोटा थे हम, शिशु के रूप में, है ना। धीरे धीरे उसका अवस्था होता जाता है ना, शैशवावस्था होता है शिशु से, ठीक है, बाल्यावस्था होता है, बाल्यावस्था के बाद क्या होता है, किशोरावस्था होता है, जो कि टीनेजर्स कहलाता है, ठीक है। अभी हम लोग कौन सा, आप लोग किस अवस्था में, अभी टीनेजर्स में हम, ठीक है। उसके बाद किशोरावस्था के बाद कौन सा अवस्था आता है, टीनेजर्स के बाद आएंगे युवा अवस्था में, यूथ आएंगे आप, यूथ कहलाएंगे आप। और यूथ अवस्था के बाद कौन सा आता है, प्रौढ़ावस्था, ठीक है। प्रौढ़ावस्था के बाद, ठीक है, उसके बाद ऊपर वाला अवस्था, सिटी लाइन आप धर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है अवस्था स्टेज बाय स्टेज इस तरह से चलते आता। तो उसी तरह से आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जो आप जो छोटा थे उस समय जो हमारा बॉडी ग्रोथ हुआ उस समय क्या किया गया, ठीक है, माँ का गाढ़ा पीला दूध, प्रोटीन, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, तो वो क्या हुआ कि हमारे बॉडी में रोग निरोधक क्षमता उत्पन्न करती है, शरीर उतना ही ज्यादा पावरफुल होता है। माँ का जो दूध होता है पहला, वो पीने से क्या होता है कि आपके बॉडी का जो शरीर का जो क्षमता है, एंटीऑक्सीडेंट्स आपका बढ़ेगा, आपका जो इम्यून पावर होता है, इम्यून सिस्टम जो उसका जो डेवलप होता है, तो वो जो है आपको जो सबसे पहले माँ का दूध चाहिए। उसके बाद बच्चा में चाइल्ड में आपको क्या दिया गया था, चाइल्ड में आपको दिया गया था क्या कि आपको कॉम्प्लेन दिया गया था, याद करिए, हॉर्लिक्स दिया जाता है, कॉम्प्लेन दिया जाता है, गाय का दूध फिर दिया जाता है। क्यों दिया जाता है ऐसा, क्योंकि उसमें प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। दाल पिलाया जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, और प्रोटीन हमारे बॉडी में हमारे सेल्स को ग्रोथ करता है, और सेल्स को जैसे ही ग्रोथ करता है तो हमारा बॉडी का क्या होता है, विकास होता है। एक सेल से दो सेल, दो से फिर चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256, 256 से 256 से धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ते रहेगा 512, ठीक है, 512 से 1024। इस तरह धीरे धीरे ग्रोथ होते जाता है सेल्स का, हमारा शरीर क्या होता है, डेवलप होते जाता है। और अभी हम कितना छोटा थे, अभी कितना लंबा चौड़ा हो गया, ठीक है, मोटा हो गया, लंबा चौड़ा हो गया, क्यों, हमारे सेल्स का ग्रोथ हुआ। तो जस्ट लाइक ये क्या है, हमारा बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस है शरीर निर्माता पदार्थ। और शरीर निर्माता पदार्थ किसको कहेंगे भाई, शरीर निर्माता पदार्थ कहेंगे जस्ट प्रोटीन को कहेंगे, ठीक है। अब आ जाइए क्या, ऊर्जादायक, ऊर्जादायक में कौन हो गया, मतलब जो हमारे बॉडी को ऊर्जा देता है। ऊर्जा कौन कौन सा पदार्थ हमारी बॉडी को देता है, एनर्जी कौन कौन सा पदार्थ देता है हमारे बॉडी को, एनर्जी कौन कौन देता है, एनर्जी हमारे बॉडी को कौन कौन देता है बताइए। जैसे हो गया कार्बोहाइड्रेट्स, बिल्कुल सही बोले आप लोग, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स ये जो है एनर्जी देता है। उसके बाद वसा देता है, ठीक है, ये सब क्या होता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, ठीक है, ठीक है। ये जो है पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जादायक पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। विटामिन भी है, उससे भी ऊर्जा मिलती है हमको। ये सब पदार्थ क्या कहलाता, एनर्जी बिल्डर। ये दोनों पदार्थ को हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं एज ए न्यूट्रिशन के तौर पे हम लोग, ठीक है। न्यूट्रिशन पोषण के अंतर्गत हम लोग लेते हैं। तो पोषण क्या है,
क्या है बताइए। अब जो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं इजी वे में कि न्यूट्रिशन है क्या। न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है, एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस है, और जिस प्रोसेस के तहत हम लोग या तो शरीर निर्माता पदार्थ को ग्रहण करते हैं और साथ ही उसके साथ ऊर्जादायक पदार्थ को भी ग्रहण करते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग पोषण कहते हैं। पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत समस्त जितने भी जीवधारी हैं पृथ्वी पर, इस इन्वायरमेंट में जितने भी जीव है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, वह शरीर निर्माता बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस एंड ऊर्जादायक पदार्थ होता है एनर्जी बिल्डिंग सब्सटेंस को क्या करता है, ग्रहण करता है। ऐसी प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। चलिए उसके बाद पोषण के अंतर्गत आप लोग आ जाता है क्या, ये जो पोषण है, ठीक है, पोषण के अंतर्गत कौन सा पोषक क्या चीज लेते हैं हम लोग, पोषक तत्व लेते हैं। क्या लेते हैं, पोषक तत्व। पोषक तत्व दैट मींस न्यूट्रिएंट्स इसको कहा था। अब है कि पोषण के प्रक्रिया है, लेकिन जो पदार्थ होगा जो हम लोग लेते हैं आहार के रूप में एनर्जी के लिए, हम लोग इस प्रकृति में सरवाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए, लाइफ प्रोसेस के तहत, तो वो पोषक तत्व में क्या सब आ गया बताइए, पदार्थ में क्या सब आ गया, पोषक तत्व में, न्यूट्रिएंट्स में। न्यूट्रिएंट्स में क्या सब आ गया, पोषक तत्व में सबसे पहला पोषक तत्व जैसे आ गया कार्बोहाइड्रेट्स। क्या आ गया यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट्स आ गया। कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो क्या चीज है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स क्या चीज हो गया बताइए। कार्बोहाइड्रेट्स पहला पोषक तत्व है। कार्बोहाइड्रेट्स है क्या, कार्बोहाइड्रेट्स एक प्रकार का यौगिक है। क्या चीज है, यौगिक बोलेंगे। तत्व है कि मिश्रण है कि और कुछ है, तो क्या बोलिएगा आप, कार्बोहाइड्रेट्स एक कंपाउंड है, यौगिक है। यौगिक रूप में समाहित होते हैं सारे पोषक तत्व उसमें। सारे पोषक तत्व में क्या, जैसे मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट्स में क्या रहता बताइए, मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और क्या रहता है इसमें, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तीन पोषक तत्व सबसे ज्यादा होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है। आप बताइए उसके बाद सेकंड आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में और क्या क्या चीज से मिलता है, अब इसका स्रोत क्या हो गया, तो डिफाइन समझ में आ गया। अब कार्बोहाइड्रेट्स किस किस फैक्टर से मिलता है, प्रकृति में ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ है जिससे कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, बताइए आप लोग। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स जो है किस किस चीज से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है आप लोग चावल से मिलता है ना, चावल जो आप लोग भात बना के उसको खाते हैं पका करके, ठीक है। तो उसके बाद किससे मिलता है, आलू से मिलता है। किससे मिलता है, शहद से मिलता है। शहद में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, पता है, शहद में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा होती है। कितना % होती है, पूछता भी है कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन से ये। तो शहद में कार्बोहाइड्रेट्स है 78%। कितना % होता है उसमें, 78% होता है, ठीक है। ये इसका स्रोत हो गया। अब है क्या, कार्बोहाइड्रेट से काम क्या है कि हमको एनर्जी प्रोवाइड्स करना, हमारे बॉडी को, हमारे सेल्स को, ठीक है, क्या करता है वो, एनर्जी को प्रोवाइड्स करता है। दूसरा आ जाते हैं फैक्टर्स, चलिए आ जाइए। दूसरा फैक्टर्स होता है वसा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, फैट्स बोलते हैं, और इसका इंग्लिश कार्बोहाइड्रेट्स होता है। फैट्स जो होता है ये भी एक प्रकार का यौगिक है, ऐसा पोषक तत्व यौगिक है। इसमें भी कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, और इसमें अंतर डिफरेंसेस ये होते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। डिफरेंसेस यही है, हालांकि तीनों तत्व उसमें भी होता है, इसमें भी ज्यादा मुख्य रूप से होता है। और वसा किस किस चीज से मिलता है, बहुत सारे ऐसे दैनिक जीवन में, लाइफ में हम लोग जो है खाद्य पदार्थ में हम लोग वसा लेते हैं, हमको पता नहीं चलता, लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है। जैसे हम लोग तेल खाते हैं, तेल खाते हैं, बहुत सारा तेल लेते हैं, सरसों तेल लेते हैं ना। उसके बाद फॉर्चून भी आ गया कंपनी जो है, फॉर्चून तेल लेते हैं। और लेकिन सबसे अच्छा तेल कौन है अभी का समय में, राइस ब्रांड ऑयल का, ठीक है। राइस ब्रांड जो होता है उसका जो ऑयल होता है वो खाना चाहिए सभी को। क्या वो राइस ब्रांड ऑयल जो खाने से आपको कोई तरह का पेट से, लीवर से समस्या आपका नहीं होगा, ठीक है। ये सरसों जो है, जो तेल है आपका, जो फॉर्चून, ये आपको बहुत सारे डिजीज हो सकता है। और उसके बाद जितने भी तेल है प्रकार का, ठीक है, बहुत सारे कंपनी बना ली, RCM है या बहुत सारा है, मोदी केयर है, बहुत सारा ऐसा कंपनियां है मार्केट में। तो जिसको जैसा सुविधा आता खाता, जो उचित है आपको वो खाना चाहिए। चलिए आपका जो है, जो आप उसको विजुलाइज ओवर ग्लांस देख लीजिए कौन सा अच्छा तेल है। उसके बाद आज ये घी आ गया, घी में भी फैट्स की मात्रा होती है। दूध खाते हैं उससे भी फैट्स मिलता है, मूंगफली से भी थोड़ा फैट्स मिलता है ना, मक्खन खाते हैं उससे भी फैट्स मिलता है, अंडा से भी मिलता है। अंडा आप लोग देखते होंगे, अंडा का जो भाग होता है, ठीक है, अंडा में इस टाइप का अंडा का रचना, अंडा में पीला भाग होता है, पीला भाग इसमें होता है, इसमें फैट्स होता है। आपको इस पीले भाग का
नाम होता है, स्पेशली नाम इसको योग कहा जाता है, YOLK, एल साइलेंट होता है। इसमें आपको ओनली 4 जो है पीला भाग होता है, इसमें क्या होता है, हाँ उसको जर्दी कहा जाता है, अंडा की जर्दी। उसमें अंडा की जर्दी में क्या रहता है, ओनली फैट्स है, वसा है। और इसके बाद जो ये जो व्हाइट भाग है, व्हाइट भाग में क्या चीज की मात्रा होती है, प्रोटीन की मात्रा होती है। अब देखो अंडा खाने से दोनों चीज हो गया। आप कह सकते हैं बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस भी है, एनर्जी बिल्डिंग सब्सटेंस भी। अंडा दोनों बोथ कंपलसरी है, उसमें दोनों चीज हमको मिल रहा। एनर्जी बिल्डिंग सब्सटेंस कौन हो गया, योग से हमको एनर्जी मिल गया। अब बॉडी बिल्डिंग कौन हो गया, बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस कौन हो गया, प्रोटीन। और प्रोटीन हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों चीज वहां से मिल रहा था। अंडा का बाहरी कवच किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है, जिसके कारण वो हार्ड होता है, ठीक है। यदि मुर्गी जो है कंकर पत्थर नहीं खाएगी तो क्या होगा, उसका अंडा का कवच हार्ड बनेगा ही नहीं, अंडा बनेगा ही नहीं उसका। तो कंकर पत्थर उसका भोजन में होना जरूरी होता है मुर्गी का, इसलिए मुर्गी कंकर पत्थर खाते रहती है। उससे क्या होता है, उसका कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और अंडा का बाहरी कवच वो कठोर हो जाता है, जिसके कारण अंडा जो होता है सुरक्षित रहता है उसके अंदर, ठीक है, ये कारण। अब चलिए वसा हो गया। वसा से हमको क्या चीज मिलता है बताइए, वसा से ऊर्जा मिलती है हमें, ठीक है, एनर्जी मिलता है। तीसरा आ जाइए, इसको हम लोग कहते हैं प्रोटीन, पोषक तत्व। प्रोटीन को इंग्लिश में प्रोटीन ही होता है। प्रोटीन में क्या क्या चीज, प्रोटीन क्या चीज है, ये भी एक प्रकार का क्या यौगिक है, कंपाउंड है। प्रोटीन में कितने सारे पोषक तत्व होते हैं प्रोटीन में, ठीक है, ठीक है। प्रोटीन में कितने पोषक तत्व होते हैं, 6 पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। तो 6, जो बाहर स्टूडेंट बैठ जाइए, खड़े मत रहिए, ठीक है। तो प्रोटीन में कितने पोषक तत्व रहते हैं, 6 पोषक तत्व। 6 पोषक तत्व में कौन कौन सा है, ठीक है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है और क्या है, फास्फोरस है। ये 6 तत्व को जब मिक्स कर देंगे तो यौगिक बनेगा, उसको हम लोग प्रोटीन कहते हैं। कौन कौन सा पोषक तत्व होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन और फास्फोरस। ये 6 तत्व जब मिला देंगे तो वो क्या कहलाएगा, प्रोटीन कहलाएगा। 6 पोषक तत्व मिला रहता है। अब आप बताइए कि आप अंडा खा रहे हैं, व्हाइट भाग खा रहे हैं, तो उससे आपको कितना पोषक तत्व मिल रहा है, 6। प्रोटीन खा रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा, 6 पोषक तत्व आपको बॉडी को मिल रहा है, आपका सप्लीमेंट जा रहा है, आपका पोषक तत्व मिल रहा है आपको, ठीक है। इस तरह से जितने भी चीज आप लोग प्रोटीन, अंडा ही नहीं, अंडा में कितने % प्रोटीन होता है, 25% प्रोटीन होते हैं अंडा में, 25% प्रोटीन होते हैं, ठीक है। आप जो दाल खाते हैं उसमें भी होता है 22 से 23% प्रोटीन होता है। आप सोयाबीन खाते हैं 40% प्रोटीन होता है। कौन सोयाबीन, ये जो मार्केट वाला नहीं, ये जो थकड़ी है आपको जो, ठीक है, जो कचरा बचता है उसका, जो फैक्ट्री में उसको डाल देता है बोरा में, तो वो जो न्यूट्रलाइट अच्छा कंपनी का आता है डब्बा में, वो उसमें आपको 40% प्रोटीन। हाँ, आप ये सब जो खरीदते हैं खुला वाला, जो छुट्टा वाला, तो उसमें नहीं मिलता आपको, उसमें 10% भी नहीं होगा प्रोटीन, ठीक है। अब उसके बाद हाँ, प्रोटीन दाल से भी मिलता है। आजकल तो मिक्स दाल हो गया, क्योंकि हर चीज में अलग अलग पोषक तत्व रहता है। बॉडी के हर पार्ट्स को अलग अलग पोषक तत्व चाहिए, हार्ट को अलग चाहिए, किडनी को अलग चाहिए, मसल्स को अलग चाहिए, बोन को अलग चाहिए, कैल्शियम चाहिए, ठीक है, ब्लड को चाहिए, कैल्शियम चाहिए, सोडियम, फास्फोरस चाहिए। तो हर चीज को अलग अलग चाहिए, तो इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए, हर समय आप अलग अलग वेजिटेबल्स खाइए, एक ही चीज नहीं खाइए, सिर्फ दाल भात आलू चटनी, दाल भात आलू चटनी, दाल भात आलू चटनी, ऐसे, ठीक है। तो हमेशा अलग अलग खाइए, ठीक है। आज भिंडी खा लिए, उसके बाद कल कटहल खा लिए, कद्दू खा लेंगे, फिर कभी सेब भी खा लेंगे, कभी नारंगी भी खा लेंगे, कभी पपीता भी खा लेंगे, कभी गाजर भी खा लेंगे, टमाटर भी खाएंगे, नींबू का भी इस्तेमाल करेंगे, दूध का भी इस्तेमाल करेंगे। मांसाहारी तो मछली भी खा सकते हैं, प्रोटीन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। मछली, मटन और मुर्गा तीनों में आपको, मछली जो है वो सुपाच्य होता है, जल्दी तुरंत पच जाता है। मटन खाते हैं 3 दिन में पचता है, 2 से 3 दिन में। तो इसलिए जो है ज़्यादा अच्छा कोशिश करना चाहिए कि मछली, ठीक है। उसके बाद यदि शाकाहारी हैं आप तो पनीर का सब्जी खा सकते हैं। पनीर नहीं पसंद है तो आप मशरूम खाइए, मशरूम में प्रोटीन अच्छा होता है। मशरूम हमारे बॉडी के सेल्स को एक्टिव करने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सारे डिजीज उससे दूर होता है। मशरूम खा सकते हैं आप यदि अवेलेबल है। अब प्रोटीन जो है बहुत सारे चीज में होता है। दूध खाते हैं उससे प्रोटीन मिलता है, मकई खाते हैं उससे प्रोटीन मिलता है, क्या मूंगफली खाते हैं उससे प्रोटीन मिलता है। एक ज्यादा मात्रा में किससे प्रोटीन मिलता है, ज्यादा मात्रा में अंडा से मिलता है। सभी प्रकार के दाल, अभी तो मिक्स दाल सभी खाता है, सब दाल को एक साथ मिक्स कर दिया तो दाल मिक्स दाल बनाने लगा, तो सारा चीज हो गया, मिक्स हो गया उसमें।
अंडा में मिल गया, मछली भी आ गया, मशरूम खाए उससे प्रोटीन हो गया। शाकाहारी है तो खाइए, जो है पनीर खाइए, सोयाबीन खाइए, बहुत सारे पदार्थ हैं। हाँ, प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन का काम क्या है बताइए, शुरू से बता रहे हैं अभी। प्रोटीन कौन सा पदार्थ है, एनर्जी बिल्डिंग है जो बॉडी बिल्डिंग है, बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस है। बहुत अच्छा, चलिए नेक्स्ट। चौथा, प्रोटीन का काम है हमारे बॉडी को ग्रोथ करना, हमारे सेल्स का ग्रोथ करना। एक सेल से दो सेल, दो से चार, इस तरह कंटिन्यू बढ़ते रहता है, हमारे सेल्स का ग्रोथ करता है। जब हमारा सेल्स डिवीजन होगा, कोशिका विभाजन होगी, तो हमारे सेल्स का ग्रोथ होगा, हमारा शरीर का क्या होगा, विकास होगा। इसलिए उसको बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस कहा जाता है, जो कि प्रोटीन हमारा मेन फैक्टर होता है। इसको जैसे आप लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बताए थे और एक बताए थे आपको माइक्रो बताया, तो प्रोटीन को किस में रख सकते हैं हम, मैक्रो में कि माइक्रो में, आप बताइए। आप लोग मैक्रो में रख सकते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में। चलिए उसके बाद बहुत सारा है, विटामिन है, विटामिन, ठीक है, विटामिन को इंग्लिश में हम लोग विटामिन ही बोलते हैं। विटामिन जो होता है इसमें क्या सब कितने पोषक तत्व मिले रहते हैं, विटामिन में क्या क्या चीज मिला रहता है। विटामिन में लगभग हर तरह का जो है पोषक तत्व मिले रहते हैं। विटामिन में क्या होता है, उसमें विटामिन एक ऐसा पदार्थ है, ऐसा पोषक तत्व है, ठीक है, जिसमें हर तरह के लगभग तत्व मिले रहते हैं, लगभग, ठीक है, चाहे कैल्शियम ले लीजिए, फास्फोरस ले लीजिए, सल्फर ले लीजिए, क्लोरीन ले लीजिए, ठीक है, सारे पोषक तत्व लगभग होते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग कोई चीज़ खाते हैं, जैसे जैसे विटामिन, जैसे जितने भी तरह के विटामिन का स्रोत क्या, विटामिन किस किस चीज़ में पाया जाता है हमारे दैनिक जीवन में, जितने भी तरह के वेजिटेबल्स है, जितने भी तरह का फ्रूट्स है, आप लोग जितने भी तरह की सब्जी खाते हैं ना, सारे सब्जी में विटामिन है। जितने भी तरह का जो आप लोग फल खाते हैं, सारे फलों में विटामिन होता है, ठीक है। फल में सबसे अधिक विटामिन किस में होता है, अब आइए, पपीता खा सकते हैं आप, पपीता सबसे ज्यादा विटामिन और मिनरल्स होता है, बता देते हैं। गाजर में होता 11 मिनरल्स, 13 विटामिन होते हैं उसमें लगभग। गाजर आप खाते हैं तो बहुत अच्छा। मार्केट का समोसा खाने से अच्छा है तेल वाला, डलडा वाला से आप गाजर खरीद लिए, 2 ठो पॉकेट में रखिए, चबा के खाते जाइए आराम से, तो गाजर में आपको बहुत सारा विटामिन मिनरल्स आपको मिल जाए। चेरी आप लोग जानते होंगे, गोल गोल टाइप का होता है, लाल कलर का, देखेंगे फल वाला दुकान में प्लास्टिक में रहता है, 15 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया का पोच मिलता है, देखते हो आपको, लाल कलर, अंदर में बिच्चा रहता है, वो फड़ा हुआ रहता है, देखें आप लोग, ठीक है। चेरी में भी बहुत सारा, गाजर के लगभग बराबर होता है, उसमें भी विटामिन मिनरल्स भरा हुआ रहता है, गाजर और उस दोनों में बहुत ज्यादा होता है। तीसरा स्थान आपका आता है पपीता में, ठीक है, पपीता खा सकते हैं, बहुत अच्छा चीज है। तो ठीक है, कच्चा जो होता है पपीता और पका हुआ दोनों भी खा सकते हैं, दोनों में अच्छा रहता है। तो ये क्या है कि आपको सबसे ज्यादा साग ज्यादा से ज्यादा आप खाइए, ठीक है, हर तरह का सब्जी खाइए, कहने का मतलब ऐसा नहीं भिंडी है तो कद्दू नहीं खाएंगे, हर तरह की सब्जी को खाइए, उसमें हर तरह का विटामिन और मिनरल्स आपको मिलता रहेगा। डेली बदल बदल के खाइए, कहने का मतलब एक ही चीज खाइए तो किसी एक पोषक तत्व की या कुछ पोषक तत्व की कमी बॉडी में हो जाता है, तो उसी से बहुत सारे जो है सूजन या बॉडी में डिफेक्ट्स आने लगता है। इसलिए हर तरह के चीज को खाना चाहिए, जो खाने लायक है, हर तरह के फ्रूट्स को, हर तरह के वेजिटेबल्स को आप खाइए, जिससे हर तरह के मिनरल्स, हर तरह के विटामिन आपको मिलते रहेंगे, आपको एनर्जी मिलते रहे। और खासकर मेन विटामिन का वर्क क्या, फंक्शन क्या आपका बॉडी में, ये विटामिन आपके बॉडी में क्या करता है, उपापचय क्रिया करता है, उपापचय क्रिया को बैलेंस करता है, सबसे बड़ी बात यह है। अब उपापचय क्रिया किसको कहते हैं, चलिए ऊपर में देख लीजिए। उपापचय, ध्यान दीजिए, उपापचय बराबर आता है उपचयी प्लस अपचयी, ध्यान दीजिए, उपचयी प्लस अपचयी प्रक्रिया होता है। उपचयी प्लस अपचयी को उपापचय कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बराबर क्या होता है बताइए, कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म टू कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, ध्यान दीजिए, हमारे बॉडी में जितने भी संश्लेषणात्मक क्रिया होती है, संश्लेषणात्मक क्रिया मतलब होता है कि जितना भी हमारे बॉडी में, जैसे आप खाना पीना खाए सारा चीज, तो जितना मान लीजिए एक थाली भात खाए, दाल खाए, ठीक है, उसके बाद दाल खाने के बाद कुछ पनीर भी खा लिए, सब्जी खा लिए भिंडी का, कुछ दही खा लिए, फिर रसगुल्ला भी 4 को दबा दिए, सारा चीज जो खाए, खाने के बाद क्या होता है, जो मटेरियल्स आपका बनता है, तो मटेरियल्स आपका बहुत ही थोड़ा मात्रा में बनता है, थोड़ा मात्रा में, जूस टाइप का। तो वो क्या होता है, हमारे बॉडी में स्वांगीकरण होता है, स्वांगीकरण करके हमारा जो छोटी आंत होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहीं पे हमारा अंतिम पाचन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से
भोजन जो होता है पाचित होकर के सारा जो ग्लूकोज बनता है उसमें एज ए लिक्विड फॉर्म आप इतना खाए पूरा है 2 थाली आप भात खाए सब कुछ खाए और उसमें मटेरियल्स कितना बनता है मात्र 4 चम्मच 3 से 4 चम्मच बना जो लिक्विड वही जा करके स्वांगीकरण होकर के बॉडी में रक्त केशिकाओं का जो घना जाल होता है जो रसांकुर बोलते हैं छोटी आंत में उसमें क्या होता है एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होने के बाद सारा जो उसमें बॉडी के प्रत्येक सेल में वो चला जाता है। बॉडी के प्रत्येक सेल में चला गया तो बॉडी के प्रत्येक सेल में चले जाने के कारण तो वो क्या होता है वो चला जाता है एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद जब हम ऑक्सीजन लेते हैं ऑक्सीजन लेने के बाद तब ऑक्सीकरण की क्रिया होती है तब हमको क्या होता है ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं उपचयी कहते हैं। जो हमारे शरीर में संश्लेषणात्मक क्रिया होती है जो हमारे शरीर में संश्लेषण होता नए पदार्थ का निर्माण होता कुछ अच्छे पदार्थ का निर्माण होता और हमारे बॉडी में जो विघटनकारी क्रिया होती है विघटनकारी क्रिया जिसका कोई यूज नहीं होता यूजलेस पदार्थ होता हमारी बॉडी से क्या होता है बाहर त्याग दिया जाता है। ठीक है जैसे हम लोग क्या होता है खाना खाने के बाद सिटी लाइन जाते हैं हर दिन जो तो सिटी लाइन चले गए तो वो क्या हो गया विघटनकारी क्रिया हो गया बाहर हो गया अपचयी क्रिया हो गया। समझ में आया अच्छा से कहीं कोई परेशानी नहीं। तो जो संश्लेषणात्मक हो गया जो हमारे बॉडी में इनपुट हुआ तो वो हो गया कैटाबॉलिक जो हमारे बॉडी में आउटपुट हो गया तो वो क्या हो गया एनाबॉलिक और ये दोनों को कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता मेटाबॉलिज्म। समझ में आ गया। तो इन सारे मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया को जो है कौन संपन्न करता है हमारे बॉडी में विटामिन किस किस चीज से मिलता है पता हो गया। आज के बाद 5वां होता है कौन सा खनिज लवण जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं मिनरल्स बोलते हैं। और मिनरल्स तो ऑलरेडी आप लोग का जान रहे सब कुछ जो है मिनरल्स पहले भी बता चुके हैं आप लोग को। खनिज लवण बहुत सारा है जैसे आप लोग जो है जितने भी खनिज लवण है सोडियम फास्फोरस कैल्शियम सारे चीज को खनिज लवण कहा था। खनिज लवण अब किस किस चीज से मिलता है सारे चीज लेते हैं हम लोग। खनिज लवण के लिए क्या खाते हैं हम लोग जो जैसे खनिज लवण नींबू लेते हैं हम लोग टमाटर लेते हैं ना गाजर खाते हैं मूली खाते हैं है ना शलजम खाते हैं बीट लेते हैं सब खनिज लवण है। ठीक है खनिज लवण से क्या सब चीज मिलता है हमारा पोषक जितने भी न्यूट्रिएंट्स है एलिमेंट्स मिलता है हमारे बॉडी में जो जिसकी आवश्यकता होती है साथ साथ हमको पानी की भी मात्रा उससे मिलता है। ठीक है और उसके बाद चलिए छठा आ गया वाटर जल भी एक प्रकार का खनिज लवण है। ठीक है वाटर ठीक है खनिज लवण के बाद क्या वाटर से भी हमको क्या चीज मिलता प्रोटीन नहीं वाटर से हमको क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। वाटर किस किस चीज से मिलता है वाटर किससे वाटर का स्रोत क्या है कॉफी से वाटर मिलता है दूध खाते हैं उससे पानी मिलता है ना। उसके बाद हाँ टमाटर खाते हैं पानी मिलता है दही खाते हैं टमाटर कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं चाय पीते हैं कॉफी पीते हैं सबसे पानी मिलता है। पानी का क्या काम है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारी बॉडी में कितना % पानी होना चाहिए 62 से 70% हमारी बॉडी में पानी होता है उससे कम नहीं होना चाहिए इसलिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहना चाहिए। ठीक है ज्यादा से ज्यादा जितना पानी पिए हमारे बॉडी के लिए उतना अच्छा है और जितने उपापचय क्रिया को संपन्न रखेगा तो सारे पदार्थ को जो है क्या करेगा ट्रांसपोर्ट करेगा जो हानिकारक पदार्थ है एक्सक्रिएशन के तौर पे उत्सर्जन के तौर पे बाहर निकालेगा। तो पानी हमारे बॉडी में बहुत जरूरी है। ठीक है डिहाइड्रेशन हो जाता है नहीं तो समस्या हो जाती है। उसके बाद 7वां आता है रुक्षांश में आ गया रफेज जिसको बोलते हैं। रुक्षांश भी हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है ये भी पोषक तत्व में आ गया। रुक्षांश में आ गया जितना हमारे बॉडी को सुपाच्य करने में खाना को पचाने में हेल्प करता है। रुक्षांश में कौन सा आ गया जितना भी मूली गाजर टमाटर जितना भी हो गया रेशेदार पदार्थ साग खाते हैं सब सारा रुक्षांश कहलाता है। तो रुक्षांश भी हमारे बॉडी में बहुत ही जरूरी है। ठीक है तो ये आज का क्लास रहा लाइफ प्रोसेस और नेक्स्ट दिन हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हम लोग लीप के बारे में बताया जाएगा आपको जो स्ट्रक्चर कि फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया जाएगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसे होती है। तो बस यहीं तक रहने देंगे आप लोग। ठीक है सबसे पहले जो चैनल है यूट्यूब चैनल मेरा जो इसको सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक बटन दबा देंगे और ठीक है बेल आइकन दबा देंगे ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे आप तक अच्छे से अच्छे जानकारी पहुंचाने का। आप लोग स्टडी करते रहेंगे और इसको लाइक ज़रूर कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपको अच्छा से अच्छा पढ़ाई मिलता रहेगा। थैंक यू ओके दैट्स ऑल नेक्स्ट दिन फिर मिलते हैं ओके।